हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबको सीटेट के बेस्ट हिंदी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट्स कराने चल रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि हमारे गद्यांश से शुरू हो रहा है। 22 दिसंबर 1939 को श्री धन सिंह नागरकोटी का घर रिसने लगा। मल्ली ताल में दाहिनी ओर बने कुछ घर भी रिसने लगे। जाड़ों के दिनों में रिसना कम ही होता था, पर अब की पता नहीं क्यों पहाड़ी पर बने घरों में भी इस रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा। संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा, पर बात रात को जो बर्फ़ गिरनी शुरू हुई तो अगले 2 दिन तक थमने का नाम ही नहीं लिया। 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया और लोग व्हाइट क्रिसमस या श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए। बड़ा दिन जब आया तो सूर्य देव के दर्शन हुए। ठीक है। बड़ा दिन जब आया तो सूर्य देव के दर्शन। एक मिनट, कहाँ गए यार, कुछ ज़्यादा मिलेगा। संतोष बात थी 2 दिन तक हमने नाम लिया। 24 शाम तक आकाश खुल गया और लोग व्हाइट क्रिसमस का श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए। बड़ा दिन जब आया तो सूर्य देव के दर्शन हुए। छतों पर की बर्फ़ खिसक खिसक कर गिर कर घरों के सामने जमा हो गई थी। उसे हटाकर रास्ता साफ किया गया। पिघलती बर्फ़ के कारण हाड़ कँपाने वाली सर्दी में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। ठीक है। लोगों का उत्साह जमा हो गया, उसे कारण, और वे परस्पर क्रिसमस की शुभकामनाएं और डालियों का आदान प्रदान करने लगे। तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे हो गया था। पानी की आपूर्ति नलों के भीतर पानी के जमने से उनके फट जाने से रुक गई थी। देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में क्रिसमस के लिए व्हाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद केक खाते हैं। क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ती थी, या क्रिसमस का असली नाम यही है। तो देखें, आप लोग अगर पूरा ध्यान से पढ़ेंगे ये गद्यांश तो आप लोगों को मिलेगा कि क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी। हमें ये ऑप्शन मिलेगा कि क्रिसमस के अवसर पर जो है बहुत ही बर्फ़ पड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़ों के दिनों में पानी का रिसना हमेशा ज़्यादा होता है, इस बार ज़्यादा था। देखें, अगर आप लोग पैसेज ध्यान से देखेंगे तो जाड़े के दिनों में पानी का रिसना इस बार ज़्यादा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, मैंने आंसर इसमें बगल में लिख दिए हैं, जो आपको ये देखो बगल में लिखा नंबर 2 दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संतोष की क्या बात थी? शाम को ठंड का प्रभाव ज़्यादा नहीं था, सुबह ठंड का प्रभाव बिल्कुल नहीं था, शाम को बारिश रुक गई, शाम को बारिश कम होने लगी। तो संतोष की क्या बात थी? ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है, शाम को बारिश कम होने लगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जाड़े के दिनों में पानी का रिसना, आप लोग देखो पैसेज देखेंगे तो पहली लाइन में लिखा है कि 22 दिसंबर की शाम को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई? पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, पानी नलों में जम गया था, पानी फट गया था, या बर्फ़ धीमी गति से पिघल रही थी। तो आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो आपको लोग ये मिलेगा कि पानी की आपूर्ति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पानी नलों में जम गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि पहाड़ों का जीवन आसान है, पहाड़ों पर हमेशा त्यौहार मनाए जाते हैं, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाड़ कंपाने वाली सर्दी से आशय यह है कि होंठ कँपाने वाली सर्दी है, हाथ कँपाने वाली सर्दी है, सिर कँपाने वाली सर्दी है, हड्डी कँपाने वाली सर्दी है। एकदम सही बात, हड्डी कँपाने वाली सर्दी पैसेज में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्साह शब्द है, उत्साह क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। एकदम राइट आंसर है उत्साह। उत्साह मतलब इससे हमें भाव भाव ही तो प्रकट हो रहा है, ना तो ये सकर्मक क्रिया है, ना ही गुणवाचक विशेषण है, और ना ही संबंधवाचक सर्वनाम है। ये एक भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। घर का बहुवचन है। देखें, घर खुद में ही एक बहुवचन होता है, तो घर का बहुवचन घर ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं। एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिलमिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार है किसी शहीद का,
दर्शनीय था जो चांद ईंद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुआ दुधार पर। ठीक है, ये आप पैसेज आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा वीडियो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि हवा क्यों तिलमिला रही है? दिए के चलने से, दिए के निरंतर जलने, दिए के स्नेह से, या अंधकार होने से? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दिए के निरंतर जलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ईद का चांद किसे कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद का चांद किसे कहा गया है? मज़ार को, या दर्शनीय स्थल को, या शहीद को? तो इसमें शहीदों की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ईद का चांद शहीद को कहा गया है। ईद की कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? वह सच्चा इंसान था, वह तलवारबाजी में निपुण था, दिन पैदा हुआ था, उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। तो आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो ये मिलेगा कि शहीद के विषय में बताया गया कि वह सच्चा इंसान था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कविता में अंधकार शब्द से आशय है, अंधकार शब्द से मतलब बुराइयाँ। ठीक है, अंधकार शब्द से आशय क्या है? बुराइयों से। तम, रात्रि, चुनौतियाँ, इनसे नहीं। पैसेज में जो है वो जो दिया गया है आपका, उसमें बुराइयों से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। दर्शनीय, इसमें ई आप लोग देख ही रहे हैं, प्रत्यय का मतलब है कि जो बाद में जुड़ता है, जो वर्ड के बाद में जुड़ेगा। उपसर्ग जो होता है वो पहले जुड़ता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में ही अंतर होता है। तो दर्शनीय मतलब ई प्रत्यय लास्ट में जुड़ रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा देखें, अनिल, मारुत, समीर, ये तीनों हवा के ही वो जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं, अनिल, समीर, मारुत। लेकिन अनल ये आग का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, भाषागत विविधता एक समस्या है। तो भाषा के संबंध में जो है भाषागत विविधता एक समस्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या कहेंगे? अगर मातृभाषा का प्रयोग कर रही है बात करते समय, तो लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। ठीक है, या उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, नहीं होगा। उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, या उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर ऑप्शन नंबर ए है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, या भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना, या घटना वर्णन करना? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए प्रश्नों के उत्तर लिखना राइट आंसर होगा। हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, या बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण कराना सिखाना। तो ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य में चर्चा करने का विषय क्या है? बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। ठीक है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन देखते हैं, सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, या दिए हुए बिंदुओं को निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है कि लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क काम करेगा? इससे ऑप्शन है, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है,
या इससे भाषा की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, या इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना लिखाना, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, या सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? तो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में किस सवाल को बेहतर मानेंगे? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते, ये हमारा राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? ऑप्शन नंबर ए है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, या कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। तो कविता शिक्षण के संदर्भ में जो है ऑप्शन नंबर बी, कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, राइट आंसर। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वो बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, या वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। तो कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि देखें, समावेशी कक्षा जो हमारे शारीरिक अक्षम बालक होते हैं उनके लिए होती है। तो इनके लिए हमारे विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। आप लोग, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब जो शारीरिक अक्षम है उन्हीं के लिए तो यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःवाक की संकल्पना किससे संबद्ध है? अंतःवाक की संकल्पना जो है हमारे वाइगोत्स्की से संबद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है, एकदम सही कथन है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पैसेज है हमारा। पैसेज जो है आप लोग जानते हैं, ये 2 पैसेज आते हैं, तो शुरू करते हैं। शिक्षा आज दुविधा के अजब चौराहे पर खड़ी है, एक रास्ता चकाचौंध का है, मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ाते रहने को विवश करने को उतारू खड़ी है। बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है, चकाचौंध है और सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है और हमारे आत्मत्व को प्रबल करता हुआ विमल विवेक दे सकता है। निश्चित ही वह मार्ग श्रेयस्कर है, मगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग प्रेयस्कर है, ठीक है। श्रेयस्कर और प्रेयस्कर विपरीत अर्थ हैं। इस दोराहे पर खड़ा विद्यार्थी बाजार को चुन लेता है। लाखों करोड़ों लोग आज इसी रास्ते के लालच में आ गए हैं और शिक्षा के भंवर जाल में फंस गए हैं। बाजार की खूबी यही है कि वह फंसने का एहसास किसी को होने देता फंसने का जो है वह एहसास किसी को होने नहीं देता और मनुष्य लगातार फंसता चला जाता है। किसी को यह महसूस नहीं होता कि वह दलदल में है, बल्कि महसूस वह होता है कि बाजार द्वारा दिए गए पैकेज के कारण वह सुखी है। अब यह बात अलग बात है कि सच्चा सुख क्या है और सुख का भ्रम क्या है, ज़रूरत विचार करने का है। सवाल यह है कि बाजार विचार करने का भी अवकाश देता है या कि नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विवेक को, ठीक है। आप पैसेज पढ़ेंगे तो विवेक ही मिलेगा इसमें। तो पैसेज में जो मिले बस उसी को हमें टिक करना होता है। तो लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में विवेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है, तो वह तरफ क्या है? शिक्षा का साधना मार्ग है तो कौन सा तरफ है? तो बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने, ठीक है। यही हमारे पैसेज में भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है? बाजार सुखी होने का भ्रम पैदा करता है, बाजार लोगों को सुख शांति देता है, बाजार लोगों को अपने आकर्षण से बांधता है, या बाजार एक दलदल की तरह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाजार लोगों को सुख शांति देता है, ठीक है, तभी तो आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि लोगों के पास धन संपत्ति की कमी है, लोग बाजार से प्रेम करते हैं, सभी लोग लालची हैं, बाजार में आकर्षण है। तो एकदम राइट आंसर बाजार में आकर्षण होता है, अपने पैसेज में पढ़ा है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि लोग सांसारिक जीवन जीना पसंद करते हैं, लोग दूसरों को ठगने में आनंदित होते हैं, भौतिकवादी सोच हावी नहीं हो रही है या भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। तो एकदम राइट आंसर भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। आकर्षण का विलोम विकर्षण, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा का प्रमुख प्रकार है लेखन दक्षता, प्रतिवेदन लेखन, संप्रेषण करना या भाषण देना। तो संप्रेषण करना जो है वो भाषा का प्रमुख प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर करते हैं। पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ से मिलने वाले सीख के बारे में बताए या पाठ के मूल भाव पर बातचीत करे। सही है, और पाठ्य पुस्तक अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो पहले उसके मूल भाव को हम बच्चों को बताएं तो बच्चों का मन लगेगा और वो आसानी से सीख पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक और पैसेज आ गया आप लोगों के सामने। पैसेज क्या है मैं पढ़ दे रहा हूँ। मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले, आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर गंदा फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा ख़राब हो रही है। मैं उनकी बातों को हल्के में ही लेता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुटते हैं वे लोग गरीब ही होते हैं, अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले जाते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग हैं जो हमारे इस परिसर के स्थायी सदस्य हो गए हैं। ये उन विशिष्ट अमीरों से भिन्न हैं जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया है पर धनी होने का शऊर नहीं आया है। अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबल खाती है। असल में यह ड्रामा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। बचपन में गांव घरों की गरीबी देखी है और भोगी भी है। खेतों की मिट्टी में रमा हूँ, वह मुझ में रमी है। आज भी उस मिट्टी को झाड़ झूड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, बन नहीं पाता। वह मिट्टी बाहर से चाहे न दिखाई दे, अपनी महक और रसमयता से वह मेरे भीतर बसी हुई है। इसलिए मुझे मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग भाते हैं। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, हाथापाई भी होती है, लेकिन कोई भी किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। दूसरे तीसरे दिन ही परस्पर हंसते बतियाते और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कभी न कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी इसकी प्रतीति नहीं होती कि ये लड़ चुके हैं। कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़ कर फेंक देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता। तो इसमें ऑप्शन है वे गंदे लोग हैं, वे लोग आसपास गंदगी बिखेर देते हैं, या वे लेखक से रुष्ट रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, उन्हें गरीबों से मेल जोल पसंद नहीं। ठीक है, लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको नहीं, तो उन्हें गरीबों से मेल जोल पसंद नहीं। और डी इसका राइट आंसर। लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है क्योंकि हमारे लोग गरीब और ईमानदार हैं। में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं, अमीर किंतु असभ्य लोग। एकदम सही है, लेखक के परिचित लोग, एक गांव से आए गरीब, ये सब कभी पैसेज में दिया नहीं है। ये अमीर किंतु असभ्य लोग, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस जीवनी संस्मरण, तो ये रेखाचित्र है, गांठ बांधना मतलब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते है, अमीर किंतु अशिष्ट लोग। एकदम सही है, यही पैसेज में दिया गया है। आबसे मजदूरों की दुनिया या लेखक को उकसाने वाला पढ़ो, ऑप्शन नंबर 20 सही हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगरी छलकत जाए किसके संदर्भ में कहा गया है, तो अधजल गांव से शहर आकर कमाई करने वालों के लिए है। लेखक जैसे अनपढ़ अमीर बन गए सभी लोगों के लिए। ठीक है,
क्वेश्चन है, धूल की तरह झाड़ कर फेंक देना, कहाँ से देना, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मृग तृष्णा का तात्पर्य है देर से चली हुई प्यास की, हिरणों की प्यास, ठीक है। तो मृग तृष्णा वस्तु का भ्रम है, ठीक है। वो जो मृग ढूंढता रहता है